everyone. I am Miss Vaishali, teacher of Modern Public School. I hope all are fine. सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन, क्योंकि आप अगली कक्षा में गए हो। आप तो जानते ही हो कि कोविड-19 की वजह से हमने आपके लिए मई के 10 तारीख से मोबाइल पे कुछ होम असेसमेंट, उसके आंसर की टेस्ट मुझ पर कुछ टेस्ट की शुरुआत की थी, उससे हमारी रिवीजन हुई है। तो आज हम थोड़ा सा व्याकरण की तरफ चलते हैं, क्योंकि कोई भी भाषा को जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए, उसे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और खासकर उसे बोलने के लिए, मीन्स प्रकट करने के लिए उसके व्याकरण जानना जरूरी होता है। तो आज हम वर्ण, विचार और उच्चारण इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण किसे कहते हैं यह देखते हैं। तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है, उन्हें लिखने के लिए हम किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है, जैसे कि अ, आ, ई, आधा क, आधा ख, आधा ग। ये क्या होती है? हम जो ध्वनियाँ बोलते हैं उनके ये चिन्ह होते हैं। तो जैसे कि आपके घर में बर्तन साफ करते हैं, बर्तन साफ करते समय जो बर्तन की टकराने की अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है, क्या उस ध्वनियों के अर्थ को आप समझ पाते हैं? नहीं ना। हम केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाले ध्वनि को ही समझ पाते हैं, जैसे कि हाथी, औरत, खिलौने। तो हाथी का वर्ण विच्छेद क्या होता है? आधा ह प्लस आ, आधा थ प्लस ई। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ होती है? 1, 2, 3, 4। इसमें 4 ध्वनियाँ होती है। औरत, ओ प्लस आधा र प्लस अ प्लस आधा त प्लस अ। इसमें कितनी ध्वनियाँ होती है? 5 ध्वनियाँ होती है। खिलौने, आधा ख प्लस ई प्लस ल, आधा ल प्लस औ प्लस आधा न प्लस ए। इसमें 6 ध्वनियाँ होती है। तो ये क्या हुआ है? भाषा का सबसे छोटा रूप होता है, तो इससे और छोटा नहीं किया जाता। तो ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ये सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो ये क्रम से लिखे वाले होते हैं, इसे ही वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि हर एक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, वैसे ही हिंदी की भी एक वर्णमाला होती है अ से लेकर ज्ञ तक। तो इसे ही वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, आ, क, ख, ग, ड, घ, अ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ एंड श। ये क्या होती है? वर्णमाला। ये क्रम से लिखी वाली होती है, उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर किसे कहते हैं यह देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। तो कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो हमने स्वर की परिभाषा देखी है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहा जाता है। तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। तो पहले हम ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमें अधिक समय नहीं लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे कि अ, ई, उ और रू, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और दूसरा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्ण के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ, ई, उ, ओ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और तीसरा प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अब हमने स्वर के प्रकार यह देखे हैं। तो अब वर्णमाला का दूसरा प्रकार व्यंजन देखते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम व्यंजन किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में
स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मीन्स व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेकर ज्ञ तक ये व्यंजन होते हैं। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं। तो हमने व्यंजन की परिभाषा क्या पढ़ी है? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन में ये ड और ढ, इसके नीचे बिंदु लगाने से ये ड और ढ, ये दो अतिरिक्त व्यंजन तैयार हो जाते हैं। तो ये अतिरिक्त व्यंजन भी इसी व्यंजन में आते हैं। तो सबसे पहले पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है यह देखते हैं। लेकिन ये ड और ढ मैंने अभी बताया है आपको, ये अतिरिक्त व्यंजन है, लेकिन इनसे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जैसे कि घोड़ा, सड़क, पढ़ना, चढ़ना आदि। तो पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुख के कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ इनको वश करते हुए बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेकर म तक होते हैं। और ढ ये अतिरिक्त व्यंजन भी इसी में ही आते हैं, स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। तो अब व्यंजन का दूसरा प्रकार अंतस्थ व्यंजन यह देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उनका उच्चारण न कि व्यंजनों की तरह होता है ना ही स्वरों की तरह, बल्कि स्वरों और व्यंजनों का मध्य होता है, उसे अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। तो अब व्यंजन का तीसरा भाग ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं ये देखते हैं। मीन्स ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग को रगड़ खाकर बाहर आती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मीन्स श, श, स, ह ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो अब हम व्यंजन का चौथा प्रकार देखते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? दो व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मीन्स श, त्र, ज्ञ और श्र ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। मीन्स ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि आधा क प्लस श, श रक्षा, आधा त प्लस र त्र पत्र, आधा ज प्लस इज्ञ ज्ञान, आधा श प्लस र श्र श्रमिक। ऐसे तो आज हमने हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार और उच्चारण पढ़ा है। तो आशा है कि आप सबको भी समझ में आया होगा। तो अगली बार हम अगली कक्षा के पाठ्य पुस्तकों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।